हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हार्दिक अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है मनी फंडा। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो गाइस, ये है फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 2। ठीक है, 10 से 15 पार्ट की पूरी एक सीरीज़ होगी जिसमें से ये पार्ट 2 है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक है माइंडसेट, ठीक है, दूसरा है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, और तीसरा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, माइंडसेट। अब माइंडसेट एक फंडामेंटल एनालिस्ट का क्या होता है, एक ट्रेडर का क्या होता है और एक स्पेकुलेटर का क्या होता है, इसे हम ज़रा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए कि अभी अपने इन्फ्लेशन का टाइम आने वाला है। आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह पढ़ी ही होगी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, अब आप ऐसा समझिए कि आरबीआई को जो है एक पॉलिसी लेके आना है। ठीक है, अब आपको पता है कि इन्फ्लेशन अगर होगा तो आरबीआई क्या पॉलिसी लाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। ठीक है, अब ऐसा अपने का अंदाजा है। ठीक है, बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी वो एक सेकेंडरी मैटर है, या तो फिर वो एक कंडीशन है। ठीक है, अब ऐसा अज्यूम करते हैं कि आज की डेट में इन्फ्लेशन बढ़ गई है और आरबीआई को जो है अपनी पॉलिसी लानी है। 3 लोग ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा अपने अजम्पशन लेके चल रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, अब जो ए है वो ऐसा सोचता है कि आरबीआई जो है वो क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वो जो है प्राइस अपना इंटरेस्ट रेट हाइक कर देगी और उसके कारण जो है वो निफ्टी बढ़ेगा। ठीक है, तो वो कॉल ऑप्शन खरीद लेता है। ठीक है, अब ये ऑप्शन क्या होता है, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता है तो एक बार ये फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाए तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर पूरी की पूरी एक नई सीरीज़ लेके आऊँगा। ठीक है, तो ए जो है वो कॉल ऑप्शन खरीद लेता है, उसको ऐसा लगता है कि मार्केट बढ़ने वाला है। ठीक है, अब बी जो है वो क्या करता है, अपने जो पुराना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से देखता है कि क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मार्केट में हड़बड़ है, तो वो देखता है कि जो कॉल का प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, अब कॉल ऑप्शन, आई होप आपको, मैं वापस से बोल रहा हूँ, आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है कि कॉल ऑप्शन जो है, अपना कॉल का प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और उसको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसने बैक टेस्ट किया हुआ है चीज़ों को, तो वो क्या करता है, जो कॉल ऑप्शन होता है वो बेच देता है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि जो वॉलीटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसका पास्ट एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जैसे ही आरबीआई की पॉलिसी आएगी या जैसे ही आरबीआई गवर्नर अपना स्टेटमेंट लेके आएंगे तो जो वॉलीटिलिटी है वो कम हो जाएगी, इसीलिए वो जो है कॉल ऑप्शन बेच देता है या कॉल राइटर बन जाता है। ठीक है, अब जो तीसरा बंदा है उसके पास एक बहुत अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। ठीक है, उसके पास 10-12 शेयर का बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो है। वो पिछले 2-3 साल से जो है वो पहले से इन्वेस्टेड है। ठीक है, अब पिछले 2-3 साल से इन्वेस्टेड है और उसको अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है, तो वो उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आरबीआई क्या लेके आता है। अगर आरबीआई का जो स्टेटमेंट होगा या जो पॉलिसी होगा वो इन फेवर होगा, उसके शेयर बढ़ जाएंगे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो वैसे ही इन्वेस्टेड है और वो इन्वेस्टेड रहना चाहता है। पर इन केस उस जो आरबीआई का स्टेटमेंट है वो फेवरेबल नहीं होता और मार्केट जो है नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करती है और उसके शेयर गिर जाते हैं, तो भी वो इन्वेस्टेड ही रहने वाला है। वो ऐसा समझता है कि मेरे पास इतना ज़्यादा समय है और इतना ज़्यादा पेशेंस है कि भले ही वो गिर जाए तो भी मैं इन्वेस्टेड ही रहूँगा, और अगर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो मैं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ के और ज़्यादा शेयर एक्यूमुलेट कर लूँगा। ठीक है, तो ये 3 लोगों की मैंने आपको जो है एक माइंडसेट बताया और ये 3 लोग क्या सोचते हैं मैंने वो बताया। अब जो पहला बंदा था ए, वो क्या सोच रहा है कि मार्केट बढ़ जाएगी तो मैं कॉल खरीद लेता हूँ। ठीक है,
और तो और वो न्यूज़ वगैरह कुछ भी देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि न्यूज़ के साथ मेरा भी माइंडसेट मैच हो रहा है, तो वो एक तरीके से स्पेक्यूलेट कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई रीज़न नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोच रहा है कि क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो मार्केट ऊपर चली जाएगी या मार्केट नीचे चली जाएगी। वैसे तो नीचे जाती है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो वैसे तो मार्केट हमेशा नीचे जाती है, ठीक है। पर क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मार्केट बढ़ भी सकती है, क्योंकि मार्केट पहले से ही रेडी थी इन सब चीज़ों के लिए, तो वो कॉल ऑप्शन खरीद लेता है, ठीक है। तो उसका ये माइंडसेट था, ठीक है। तो आई होप आपको जो स्पेकुलेटर है वो ए है वो समझ में आया होगा। अब बी भी आप सोचेंगे स्पेकुलेट ही तो कर रहा है, पर बी स्पेकुलेट नहीं कर रहा है, वो कर रहा है ट्रेडिंग है, क्योंकि उसने बैक टेस्ट करी हुई है पहले चीज़ें, उसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसने देखा हुआ है कि पहले भी ऐसा हुआ है सिचुएशन जिसके अंदर मार्केट का प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कॉल ऑप्शन का, और इसीलिए उसने जो है वो कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया ताकि जो भी प्रीमियम है वो उसको एक्यूमुलेट कर सके और वो कॉल राइटर बन सके, ठीक है। उसके पास एक लॉजिक है ये सब चीज़ें करने के पीछे, और उसको आरबीआई की पॉलिसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आरबीआई की पॉलिसी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसको तो इतना पता है कि मार्केट सेंटीमेंट ये बोलता है, और मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से पास्ट में ऐसा हुआ था, अभी भी ऐसा हो सकता है, तो वो एक ट्रेडिंग बैट ले रहा है, ठीक है। अब जो तीसरा आदमी है वो आप समझ ही गए होंगे, सी। वो जो है इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जाए कि नीचे जाए। अगर ऊपर जाए तो वो तो पहले ही खुश था, अभी और खुश हो जाएगा, और अगर नीचे जाएगा तो वो और ज़्यादा शेयर्स को एक्यूमुलेट कर लेगा। तो आई होप आपको इन तीनों का जो है वो माइंडसेट समझ में आया होगा, ठीक है। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो वो लिटरली बोल रहा हूँ आपका जो है इन फ्यूचर आपका वेल्थ इतना बना सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट आ गया होगा, अब आप उसके अंदर देख सकते हैं कि कैसे पहले के 6 सालों में 100 रुपये 300 रुपये हुए, और बाद के 4 सालों में ही 300 रुपये 600 रुपये हो गए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। अब फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया आज की डेट में, और एक साल के बाद जो ईयर ऑन ईयर आपको 20% का ऑन एन एवरेज एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा है, जिसको हम CAGR भी बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। अब CAGR आपको 20% का मिल रहा है तो 100 का 120 हो गया, ठीक है। दूसरे साल में 120 का 144 हो गया, तीसरे साल में 144 का 173 हो गया। यही अगर आप इन्वेस्टेड नहीं रहते, या समझ लीजिए आप 20 रुपये निकाल लेते, तो आपका 100 का 20 रुपये आता तो सही, पर अगर आप वो निकाल लेते तो बाद में आपका 100 का 120 का 144 नहीं होता, 100 का 120 ही होता। तो 3 साल में आपने 20 करके 60 रुपये ही कमाए होते, पर अभी आपने जो है क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट था तो 173.4 रुपीज़ कमा लिए 160 के कंपैरिजन में, मतलब 60 रुपये के पीछे आपने 73.4 रुपीज़ कमा लिया। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो वो 13.4 रुपीज़ होता है, जो कि 60 रुपये पे, और अगर आप 13.4 रुपीज़ को 60 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो 21 to 22% का आपने एडिशनल रिटर्न कमा लिया इन्वेस्टेड रहने से। आई होप आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसका डिटेल में समझना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग समझेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, ठीक है। अब तीसरी बात, जो इन्वेस्टर होता है वो दो चीज़ें देखता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी और एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी। अब मैं एज एन इन्वेस्टर, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, बहुत छोटा सा इन्वेस्टर हूँ, पर क्योंकि मैं जब शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं क्वांटिटेटिव से ज़्यादा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अब आप सोचेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, तो मैं आप लोगों के सामने एक लिस्ट लेके आ रहा हूँ, मैंने लिखा हुआ है, बहुत सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं, जिसमें से मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको इधर बोलना चाहूँगा। जिसमें सबसे पहला है मैनेजमेंट का बैकग्राउंड, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कैसा है, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। बिजनेस एथिक्स, मैनेजमेंट कहीं ब्राइबरी में तो नहीं इन्वॉल्व थी इन पास्ट, कोई उसके ऊपर केस तो नहीं चल रहा है, ठीक है। बिजनेस स्कैम में तो नहीं है, ठीक है। तीसरा है माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी क्या होता है, मेजॉरिटी स्टेक होल्डर और माइनॉरिटी स्टेक होल्डर का मीनिंग आई होप आपको उसके नाम से समझ में आ गया होगा। पर माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर होते हैं, जिनके पास बहुत कम शेयर्स होते हैं, क्या कंपनी उनकी बातें सुनती है, ठीक है, क्या कंपनी उनकी बातें इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी स्टेक होल्डर, आपकी स्क्रीन पे मैं डेफिनेशन डाल दूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आया इसका मीनिंग तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा।
RPTs, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, कंपनी का रिलेटेड पार्टी यानी कि उसके जो भी एसोसिएट कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, या उसके रिलेटिव्स है जो शेयर होल्डर के प्रोमोटर के रिलेटिव है, प्रमोटर है, या ऐसा कोई भी इंसान जिसके जो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकता है कंपनी को, क्या वो कंपनी उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, या क्या कंपनी अपने रिलेटेड पार्टीज़ को लोन दे रही है, वो भी शेयर होल्डर के पैसों से, और तो और बिना इंटरेस्ट लिए, कम इंटरेस्ट लिए, ये सब चीज़ें भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सैलरी पेड टू प्रमोटर, ठीक है, सैलरी कितनी पे कर रहे हैं प्रमोटर को, कहीं वो बहुत ज़्यादा सैलरी तो नहीं उठा रहे, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखना। प्रमोटर लाइफस्टाइल, अब जो प्रमोटर है क्या वो बहुत ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा दिखावे की ज़िंदगी जी रहा है, मतलब आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई गई होगी कि दिखावे की ज़िंदगी क्या होती है, ठीक है। वो एक तरीके से, अब जैसे मुकेश अंबानी है, वो भी बहुत पैसा कमा रहा है, ठीक है, उसके पास जो है वो बहुत है, ठीक है ना, पर वो उस चीज़ का दिखावा नहीं करता। पर बहुत सारी कंपनीज़ के प्रमोटर आपको ऐसे दिखेंगे जो न्यूज़ चैनल पे आके या कहीं पे भी आके बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, तो आप ऐसी कंपनियों से दूर रहे, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। फिर जो कंपनी है उसके मेजर शेयर होल्डर कौन है, जिन्होंने मिनिमम 1% का स्टेक होल्डिंग रखा हुआ है। अब जैसे टाटा मोटर है, उसके अंदर रतन टाटा तो है ही है, और बहुत सारे आपको शेयर होल्डर्स मिल जाएंगे, पर साथ ही साथ आपको राकेश झुनझुनवाला भी मिलेंगे जिन्होंने 1% का ज़्यादा का शेयर होल्डिंग किया हुआ है। तो आपको एक लिस्ट उसकी देख लेनी है, आपको बहुत इजीली इंटरनेट में मिल जाएगी, आपको लिस्ट देख लेनी है और ये देखना है कि क्या कोई मतलब कोई इनएथिकल पर्सन तो उसका शेयर होल्डर नहीं है, आपको ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। और पॉलिटिकल एफिलिएशन, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ने शेयर होल्ड किया हुआ है। अब जैसे आपको पता ही होगा कि अपना जो नरेंद्र मोदी के वो है ना, अमित शाह सॉरी, हाँ मैं भूल गया था, अमित शाह पॉलिटिकल पार्टी से आने से पहले एक स्टॉक ब्रोकर थे, उन्होंने बहुत सारी कंपनीज़ के जो है वो शेयर होल्ड करके रखे थे, पर वो क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस था इसीलिए होल्ड करके रखे, तो इट इज़ मतलब एज एन इन्वेस्टर आई कैन डाइजेस्ट इट, बट क्या कोई कंपनी, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल पर्सन ने रिसेंटली कोई शेयर लिया जिसके वो कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में ले लिए, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। ये न्यूज़ रिपोर्ट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, उसको ढूंढने के लिए बहुत सर खो जाना पड़ता है, पर जब एक बार आपको ये सब चीज़ें मिल जाती है, जब एक बार आप ये सब चीज़ें समझ जाते हैं, तो आपसे बड़ा एनालिस्ट कोई नहीं हो सकता, और जिस भी कंपनी में आप पैसा डालेंगे वो 100% आपको रिटर्न देगी ही देगी। 100% कोई चीज़ नहीं देती, पर मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है और मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हम स्टडी करके अच्छे से पढ़ के किसी कंपनी में पैसा लगाते तो 100% मेरे को तो आज तक रिटर्न मिला ही है, और आई होप आपको भी मिले, ठीक है। आपकी मेहनत कभी भी विफल नहीं होगी, आपकी मेहनत हमेशा रंग लाएगी। आप जितना ज़्यादा स्टडी करके पैसा लगाएंगे, आप जितना ज़्यादा एनालिसिस अपना रखेंगे, उतना ज़्यादा आप कमाएंगे, और मेरी गुड विशेस आपके साथ है। ये तो थे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अब देख लेते हैं थोड़े बहुत क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। अब मेरे को क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव लगते हैं, मेरे को उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब आप देखेंगे इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री का प्राइस तो आपको दिख जाएगा, पर वो कितने टाइम से पड़ी है वो आपको नहीं दिखेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब आपको ये दिख जाएगा कि इतने रुपए का स्टॉक तो पड़ा है करंट एसेट में, पर क्या वो लिक्विडेट हो रहा है। अब मेरे पास 1000 करोड़ रुपए का स्टॉक है, पर वो आगे बिक ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को सब्जेक्टिव लगता है। इसके बारे में भी मैं 3-4 पॉइंट आपको बोल देता हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ देख सकते हैं, मार्जिन देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर देखते हैं, मैटर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस देख सकते हैं, डिविडेंड पे आउट देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो मेरे को थोड़े बहुत सब्जेक्टिव लगते हैं, पर क्योंकि एक फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी सीरीज़ है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना सिखाऊंगा, या मैं कैसे पढ़ता हूँ वो बताऊंगा। उससे आप जितनी भी चीज़ें सीख सके, आप जितनी भी चीज़ें ग्रैस्प कर सके, उतना आपके लिए अच्छा है। और आई रियली होप कि आप जो है अगर ये वीडियो को देख रहे हो और अगर आप सच में फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो मैं जो भी चीज़ें आपको कन्वे करना चाहूँ आप वो 100% या मेरे से भी ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से समझ सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। और आई रियली प्रे कि आपके ड्रीम्स फुलफ़िल हो और आप जो भी चाहे ज़िंदगी में आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।